वंदे मातरम छात्रों। अब हम आगे का सामाजिक विज्ञान का पाठ लेकर के आए हैं। कक्षा 10 का आगे पढ़ते हैं अब हम भू संरक्षण। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो आपको तुरंत ही प्राप्त हो सकेंगे, इसलिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तब हम आगे चलते हैं। जो हम देखते हैं भू संसाधन। ठीक है, भू का मतलब होता है भूमि, संसाधन जानते हैं संसाधन। ठीक है, जो हमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देता है। ठीक है, ये संसाधन। तो भूमि संसाधन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखेंगे हम सभी जो अपनी दैनिक जीवन की क्रियाएं करते हैं और हम जो प्रतिदिन निवास करते हैं, अपनी सारी दैनिक आवश्यकताएं की पूर्ति करते हैं, वो हम भूमि से ही करते हैं। तो हम सभी भूमि पर निवास करते हैं। ठीक है, जो हम चल फिर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, वो कहाँ पर करते हैं? भूमि पर करते हैं। इसी पर विभिन्न प्रकार, ठीक है, इसी पर विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, इसी पर आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, पैसा कमाते हैं। इसी से हम अनेक और भी संसाधनों की प्राप्ति करते हैं और भूमि का विभिन्न रूपों में उपयोग करते हैं। इसका हम विभिन्न रूपों में उपयोग कर रहे हैं, जैसे खनिज निकालने के लिए, ठीक है, और अनाज उगाने के लिए। तो इसका विभिन्न रूपों में प्रयोग करते हैं। इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन माना जाता है। ठीक है, तो यह प्राकृतिक संसाधन माना जाता है, जो कि महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उत्पादन के लिए हमें सबसे पहले भूमि की आवश्यकता होती है, और यह जो हमें भूमि प्राप्त होती है वो प्रकृति से निःशुल्क प्राप्त हुई है। ठीक है, प्रकृति से निःशुल्क प्राप्त हुई है, इसलिए हम इसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। हमें किसी भी प्रकार का इसका शुल्क नहीं देना होता है। प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक जो प्रकृति में पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं वो प्राकृतिक वनस्पति। वन्य जीवन, ठीक है, वन में पाए जाने वाले जीव जंतु, मानव जीवन जो हम लोग हैं, मानव जीवन। आर्थिक क्रियाएं, ठीक है, खेती, ठीक है, कृषि, खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन और भी वस्तुओं का उत्पादन करना। ठीक है, जिससे हमारे लिए मजदूरी प्राप्त होती है, पूंजी प्राप्त होती है, वो आर्थिक क्रियाएं हैं। परिवहन जानते हैं, जो परिवहन को हम समझेंगे। ठीक है, किसको समझेंगे? परिवहन। अब परिवहन है जो हमारे भारत में 3 प्रकार से चलाए जाते हैं: स्थल, वायु और जल परिवहन। ठीक है, स्थल, वायु और जल परिवहन। तो ये जो स्थल परिवहन है, इनको हम भूमि पर ही चलाते हैं। आगे देखेंगे हम। आदि व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं, परंतु भूमि एक सीमित साधन है। अब हम लोग देखेंगे जो भूमि है यह, ठीक है, भूमि एक सीमित साधन माना जाता है। सीमित साधन मतलब कि यह सीमित है, इसमें किसी भी प्रकार का विस्तार नहीं हो सकता है। भूमि जितनी है उतनी ही रहेगी, ना इसमें प्रसार किया जा सकता है, ना इसे चौड़ा किया जा सकता है, ना इसे बढ़ा किया जा सकता है। पृथ्वी जितनी है उतनी ही रहेगी, इसलिए इसे कहा जाता है, ठीक है, भूमि एक सीमित साधन है। अगर हमें इस पर क्रियाएं करना है तो हमें इसको बचा करके रखना है। अगर हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा विस्तारित करेंगे, कुछ यानी घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, रोड बनाते जाएंगे, तो हमारी खेती के लिए, हमारी जीविका कमाने के लिए यह बहुत ही कम बचेगी। इसलिए अगर हमें किसी भी प्रकार की क्रियाएं करना है तो हमें बड़े सोच समझ करके करना है, ताकि हमारी भूमि संकुचित ना हो, हमारे पूर्वजों को, मतलब हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को भी यह भविष्य में बची रहे।
देखेंगे इसलिए भूमि का उपयोग सावधानी एवं योजनाबद्ध से होना चाहिए। अगर हम लोग भूमि का उपयोग कर रहे हैं तो हमें कैसे करना चाहिए? सावधानी से और योजनाबद्ध से। कुछ भी काम करना है योजनाबद्ध तरीके से करना है। अगर हम मकान बनाते हैं, हमारे पास प्लॉट है, तो हमें योजनाबद्ध से बनाना चाहिए कि हमारा मकान बन जाए। ऐसा नहीं कि आप बेकाम की आगे पीछे ज़मीन छोड़ देंगे। और अगर हमें कृषि करना है उस पर योजनाबद्ध से करेंगे ताकि हमारी सही तरह से, ठीक है, कृषि हो सके। अगर सड़क बनानी है तो सड़क भी बहुत योजनाबद्ध से बनाना है। ऐसा नहीं कि हम चारों तरफ, मतलब दोनों तरफ उसकी ज़्यादा भूमि, जितनी आवश्यकता है उतनी ही भूमि को हम छोड़ेंगे और हम उसको योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे। तो अब आगे देखते हैं हम भूमि उपयोग। तो हम लोग जो भूमि का उपयोग करते हैं वो किस किस में करते हैं देखेंगे। भूमि संसाधनों का उपयोग निम्न उद्देश्यों से किया जाता है। अब वो कौन कौन से उद्देश्य हैं जिन उद्देश्यों से हम भूमि का उपयोग करते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे वन। क्या देखेंगे? वन। तो हम भूमि का जो उपयोग करते हैं वनों में करते हैं, ठीक है। भूमि का उपयोग हो रहा है जो हमारे चारों मतलब वन लगे हुए हैं उनमें करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे जिसका उपयोग करते हैं कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। किसके लिए? कृषि के लिए। कुछ जो भूमि है वो अनुपलब्ध है, उस पर कोई भूमि नहीं की जा सकती है, खेती नहीं की जा सकती है। जैसे इसमें कौन कौन सी आती है? बंजर। आप देखिए छात्रों, आप लोग जानते होंगे बंजर वो भूमि है जिस पर कृषि नहीं की जा सकती है, जिस पर, ठीक है, किसान खेती नहीं कर सकते हैं। तो ये किस में आती है? नंबर 1 तो हो गई वन, नंबर 2 हो गई कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी इस पर कोई किसी भी प्रकार से हम खेती नहीं कर सकते हैं, ठीक हो। यह भूमि के लिए उपलब्ध नहीं है, कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्ध है। अब हम देखेंगे बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। कृषि की योग्य नहीं बल्कि कृषि के अयोग्य। आप कृषि के अयोग्य जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है, मतलब जो कृषि करने के योग्य नहीं है। अब नंबर 2 में बा पॉइंट है जो है गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि। अब देखेंगे हम जो ये पढ़ रहे हैं वी वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसमें गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि मतलब गैर कृषि कार्य में, जैसे इमारतें, मतलब जो इमारतें मतलब मकान बनाते हैं, घर मकान बनाते हैं, वो इमारतें वो कृषि के लिए है तो है नहीं है। वो भूमि जब उस पर घर बन जाते हैं तो वो एक प्रकार से स्थायी ही घर बन जाता है, वो कृषि यानी करने योग्य नहीं बचती है। सड़क, ठीक है, जहाँ पर सड़क बन जाती है वो कृषि योग्य भूमि नहीं बचती है। जहाँ पर उद्योग स्थापित हो जाते हैं तो उद्योग भी वो स्थायी, ज़्यादातर देखिए उद्योग होते हैं जो वो स्थायी ही हो जाते हैं। अब आगे देखें प्रतिभूमि के अतिरिक्त, ठीक है, तीसरा नंबर है प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, ठीक है। प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य और भी भूमि होती है जो कृषि के अयोग्य भूमि है, जैसे स्थायी चारागाह। अब स्थायी तो जानते हैं, मतलब सरकार के द्वारा कुछ ऐसे चारागाह हैं बनाए जाते हैं चरने के लिए पशुओं को, जो कि वो हमेशा रहते हैं। और आपने देखना होगा ग्रामीण क्षेत्र वाले हैं, हमारी ग्राम पंचायत में, प्रत्येक ग्राम पंचायतों में गौचर भूमि होती है जो गायों के लिए चरने के लिए छोड़ दी जाती है, ठीक है। तो इसे माना जाता है कृषि अयोग्य भूमि, मतलब इस पर कभी खेती नहीं की जाती है। अब नंबर 2 में विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि, मतलब कुछ वृक्ष लगे होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो हमेशा के लिए स्थायी होती हैं। जैसे हम देखते हैं बाग बगीचा लगे होते हैं आम के, अमरूद के, कटहल के, ठीक है। तो ये फसलें होती हैं जो, ठीक है, वो स्थायी रहती हैं, तो कुछ भूमि उसमें भी चली जाती है। उपवन होते हैं, बगीचा जानते ही हम लोग, ठीक है, तो उनके अधीन रहती है ये भूमि, तो ये आती है कृषि अयोग्य के अंतर्गत। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सा में, तो सा में देखते हैं कृषि योग्य बंजर,
ठीक है, अब अगले पॉइंट में देखते हैं हम कृषि योग्य बंजर भूमि। मतलब कुछ बंजर भूमि ऐसी होती है जिस पर कभी भी खेती नहीं की जाती है, वो खेती अयोग्य भूमि होती है। लेकिन कुछ भूमि ऐसी होती हैं, ठीक है, ऐसी रहती है जहाँ पर कुछ समय बाद यानी 5 से अधिक वर्षों के बाद वहाँ पर, ठीक है, 5 वर्ष बाद खेती की जाती है। यानी यहाँ पर लिखा है कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो। मतलब जो बंजर कृषि योग्य भूमि होती है उस पर 5 साल, 5 या 5 से अधिक, ठीक है, वर्षों के बाद ही उस पर खेती की जाती है और इसमें जल्दी जल्दी खेती नहीं की जाती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है जो परती भूमि। एक आती है परती भूमि। अब परती भूमि में वर्तमान परती भूमि मतलब जिस पर 1 वर्ष खेती ना की गई हो, मतलब 1 वर्ष छोड़ करके अगले वर्ष खेती की जाती है, वो कहलाती है वर्तमान परती। अन्य परती भूमि जानते हैं जिस पर 5-6 साल, ठीक है, अधिक लगातार वर्षों तक खेती नहीं की जाती है, उसे कहा जाता है परती भूमि। अब इसके बाद है 5वां शुद्ध बोया गया क्षेत्र। मतलब जो हम लोग खेती करते हैं प्रत्येक वर्ष, ठीक है, और इसी को माना जाता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो ये थी हमारी जो भूमि जिसका उपयोग हम अन्य भागों में करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये लिखोगे तो, ठीक है, डालोगे भूमि उपयोग, तो हम देखेंगे भू संसाधनों का उपयोग किन किन उद्देश्यों से किया जाता है। तो नंबर 1 वन, नंबर 2 कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। अब इसके बाद नंबर 3 परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। और फिर नंबर 4 परती भूमि। नंबर 5 शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ठीक है, हम इन सभी को याद करेंगे और लिखेंगे। अब मैं अगले लेसन में लेकर के आऊँगा भूमि का वर्गीकरण कि हमारी भूमि कितने प्रकार की होती है। तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आप तक तुरंत से तुरंत पहुंच जाए और आप उसे जल्दी से जल्दी देख करके कुछ जानकारी, कुछ ज्ञान प्राप्त करें। जय हिंद, वंदे मातरम।